हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर गेट बाकी काफ़ी सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग सोम, मोस, मोम तीनों नाम से जानते हैं। सोम का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहीं मोस का मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रक्चर, मोम का मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो हमारा लेक्चर 1 है वो देखेंगे। इसके अंदर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए, मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच या कहें कि एक सब ब्रांच होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक मैकेनिक्स ब्रांच है, उसके अंदर का एक सब ब्रांच हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो मैकेनिक्स क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द एनर्जी एंड फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज। तो मैकेनिक्स साइंस या फिजिकल साइंस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो होते हैं वो फिजिकल साइंस में आते हैं। तो मैकेनिक्स वह ब्रांच है साइंस या फिजिकल साइंस का जिसमें एनर्जी और फोर्सेस की बात होती है और इनके इफेक्ट के बाद बातें होती हैं ऑन द डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। तो हम लोग जिस ब्रांच में एनर्जी और फोर्सेस और एनर्जी के इफेक्ट यानी इनके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ऑन डिफरेंट बॉडीज, उसमें उसको हम लोग उस ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स में भी तीन ब्रांच होते हैं, सब ब्रांच होते हैं। एक होता है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हमारा थर्ड सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी का बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, क्या करता है, जो ऐसा ही रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जो कि पहले तो इन नेचर में जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक हाइपोथेटिकल बॉडी होता है जो हम लोग सिर्फ एज्यूम करते हैं किसी भी बॉडी को, उस फोर्स को रीड करने के लिए। रिजिड बॉडी वास्तव में होता नहीं है कोई भी। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग उस पर फोर्सेस या नंबर ऑफ फोर्सेस लगाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग इन रियल नेचर में हम लोग देखते हैं तो ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें हम लोग उस तरह के बॉडीज के बारे में बात करते हैं जो डिफॉर्म हो सकता है। डिफॉर्म होने के लिए वो एबल है, ऐसे बॉडी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी भी कह सकते हैं, जो डिफॉर्म हो सकती है। डिफॉर्म दो तरह से होती है, एक होती है इलास्टिक, दूसरी होती है प्लास्टिक। तो इफ डिफॉर्मेबल बॉडी दो तरह की हो सकती है, एक होती है इलास्टिक बॉडी, दूसरी होती है प्लास्टिक बॉडी। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी दोनों की बात करते हैं। अब देखिएगा, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और मैं आप दोनों को इन दोनों सब्जेक्ट्स को जो है बहुत ही डीपली और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ पढ़ाऊंगा। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके, जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं या जो क्वेश्चन दिए गए हैं बुक्स में, उसको मैं सॉल्व करके पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिक्विड्स, गैसेज, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कहें इन पे जो फोर्स है या फोर्स जो इनके पर फोर्स और इनके ऊपर फोर्स के जो प्रभाव हैं, इफेक्ट्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होती है, जो फ्लूइड होती है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्मेबल होती हैं। ये रिजिड बॉडी होती है, ये डिफॉर्म नहीं होती हैं, फोर्स लगाने पर ये डिफॉर्म हो सकती हैं, और ये कंटिन्यूस डिफॉर्मेबल होती है। तो ये डिफरेंस होती है मेनली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो चूंकि हम लोग अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो फोर्स के बारे में बात करेंगे, उस फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स कितनी तरह के होते हैं और कौन से फोर्स हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस, फोर्सेस तीन तरह की होती हैं। फोर्सेस पहली होती है मैकेनिकल फोर्स, दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और तीसरी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी काफ़ी तरह की फोर्सेस होती हैं, फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन हम लोग इस यही तीनों का बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल फोर्स जो है वो क्या होता है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट या डायरेक्ट फिजिकल टच की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग इस चीज़ को, अगर हम लोग इस कॉपी पर हम लोगों को फोर्स लगाना है तो इस पेन से हम लोगों को क्या करना होगा, इस पर टच करना होगा। बिना टच के हम लोग इस पर फोर्स नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, इसमें डायरेक्ट फिजिकल टच की या कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, नीड होती है। वही बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे की, तो इसमें कोई भी डायरेक्ट फिजिकल टच की या डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमोटिव समझ सकते हैं कि जो
इलेक्ट्रो फोर्स होती है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, हम लोग दो दो अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखने पर भी वो दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो अलग अलग बॉडी, दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी और जो दूर रखी है उसमें भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें भी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमारा चांद है। उसी तरह से देख सकते हैं हम लोग अर्थ है, तो अर्थ में क्या है, हम लोग अर्थ के जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं तो भी क्या है, हम लोग उससे कांटेक्ट छोड़ भी देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। हम लोग अर्थ से तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम लोगों को क्या करता है, खींचता है। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी हमारा एक्ट होता है वहां पर, हमारे अर्थ से कांटेक्ट को खत्म होने के बाद भी। तो इस तरह से इसको भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर जो फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, और इसी को लोड्स भी कहा जाता है, और इसी के बारे में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। यानी जो मैकेनिकल फोर्स है इसी के इसी के इफेक्ट्स के बारे में और इसके बारे में हम लोग इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो गाइस अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पहले हम लोग को जानना होगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर। तो स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वह मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसपे वह स्ट्रेस को सह सकता है, सस्टेन कर सकता है विदाउट फेलियर। यानी कि जिसके अंदर स्ट्रेस को सहने की, स्ट्रेन को सस्टेन करने की ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी, ज़्यादा मैक्सिमम क्या हो सकती है उसके अंदर, इस वो ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस को सह सकता है, सस्टेन कर सकता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और जो कम स्ट्रेस को सह सकता है, कम स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है फेलियर से पहले, विदाउट फेलियर, उसको हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कम है। तो स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर, बिना फेलियर के। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी द बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो जब हम लोग किसी भी बॉडी पर, कोई भी बॉडी हो, उस पर जब हम लोग फोर्स एक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आने की कोशिश होती है, या फिर जो बॉडी है डिफॉर्म होने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसमें, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर कोहिजन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो बॉडी डिफॉर्म होने की कोशिश करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि द बॉडी रजिस्ट डिफॉर्मेशन, जो बॉडी जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, जिस डिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो रजिस्ट भी कर रहा है डिफॉर्मेशन को। द बॉडी रजिस्ट डिफॉर्मेशन, और द रेजिस्टेंस बाई विच मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोजेस द डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो रेजिस्टेंस फोर्स है, या जो हम लोग कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस हो रही है मटेरियल में, बॉडी को डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए, डिफ्लेक्शन को अपोज करने के लिए, डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए, उसे ही हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। द रेजिस्टेंस बाय विच मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोजेस द डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसेप्ट। तो स्ट्रेंथ क्या होता है हम लोग समझ गए। स्ट्रेंथ होता है कि कोई भी बॉडी कितना स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है, कितना मैक्सिमम वैल्यू के स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है विदाउट फेलियर। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है, सेम चीज़ वही है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वही हुआ। ये मटेरियल का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनेशन है, स्ट्रेंथ का डिफिनेशन है कि जब हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस पर, तो जो डिफॉर्मेशन से रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रही है उसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका सिलेबस, उसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 है हमारे पास, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेसेस, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग डील करेंगे। चैप्टर 2 है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, जिसमें हम लोग शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिलेशंस इनके बीच का और एक्सेट्रा, इसके अलावा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट में भी हम लोग डील करेंगे। फिर है हमारे पास तीसरा चैप्टर, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अंदर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पोलर मोमेंट्स एक्सेट्रा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस है, जिसके हम लोग सिंपल बेंडिंग, सेक्शन मॉडुलस एंड न्यूट्रल मॉडुलस के बारे में, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक्सेट्रा काफ़ी सारे और भी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग इसमें डील करेंगे। फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, जिसके अंदर हम लोग एक्सियल लोड, इसेंट्रिक लोड, बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसके बाद स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, सी क्लैम्प, ड्रिलिंग मशीन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे और एक्सेट्रा।
थ्योरी ऑफ फेलियर में हम लोग छठा चैप्टर हमारे पास है, जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन शियर थ्योरी एंड टॉर्सन चैप्टर हमारा 7 है, जिसके अंदर हम लोग प्योर टॉर्सन, एजम्पशंस, टॉर्सन इक्वेशन एंड पावर ट्रांसमिटेड इन अ शाफ्ट ETC हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर में। तो ये हमारे सिलेबस हो गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसके अलावा भी 1-2 चैप्टर और हैं जिसको हम लोग भी जिसमें डील करेंगे, लेकिन उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ये 7 चैप्टर सिर्फ लिखा है, और भी काफ़ी सारे हैं, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे सब टॉपिक्स है जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1, जो कि है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, ताकि जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसको आसानी से पढ़ सके, अच्छे से समझ सके। तो उसको हम लोग पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो गाइस सम इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लोड। लोड क्या होता है? तो एक्सटर्नल फोर्सेज एंड मोमेंट्स और कपल्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर कॉल्ड लोड्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेज, मोमेंट्स और कपल्स जो हम लोग जो एक्ट होता है किसी बॉडी पर, उसे हम लोग लोड कहते हैं। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लोड हो, एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, या मोमेंट एक्ट कर रहा है, या कपल्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर, तो उसको हम लोग लोड्स कहते हैं। चाहे वो मोमेंट हो या कपल हो, कोई भी हो, हम उसे लोड ही कहते हैं। Dead loads, live loads, bind loads, impact loads, seismic loads, snow loads are some of the loads to be considered in the design of a structure। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, तो इस तरह के हम लोग जो है काफ़ी सारे लोड्स को इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि स्नो लोड्स, लाइव लोड्स, वाइंड लोड्स। तो ये कुछ लोड्स के टाइप कह सकते हैं, ये लोड के कुछ टाइप हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ लोड्स पढ़ते हैं कि लोड्स कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोड्स में हम लोग 3 यहाँ पर लिखे हैं। पहला है टेंसाइल लोड, दूसरा है कॉम्प्रेसिव लोड, और तीसरा है शियर लोड। टेंसाइल लोड जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं, टेंसाइल कई बार हम लोग सुन चुके हैं। टेंसाइल मतलब होता है खींचना, यानी पुल करना। तो टेंसाइल लोड या फोर्स या लोड दोनों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। टेंसाइल लोड क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। पुलिंग फोर्स और पुल, तो वह फोर्स जो जिस पर एप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो इससे अवे हो, यानी दूर जाए, वो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो फोर्स है वो इससे दूर जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुल फोर्स कहेंगे, या टेंसाइल फोर्स कहेंगे, या पुलिंग फोर्स कहेंगे। तो ये हमारा पुलिंग फोर्स है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एप्लीकेशन तो हो रहा है फोर्स का, लेकिन ये खिंचाव फोर्स हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिंग फोर्स हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जा रहा है। तो इसे हम लोग टेंसाइल फोर्स कह सकते हैं, और यही डायग्राम है हमारा टेंसाइल फोर्स का। ये 2D डायमेंशन में लिया गया है। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्रेसिव लोड या फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव फोर्स, पुशिंग फोर्स और पुश। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा अवे जा रहा था, यानी दूर जा रहा था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पास आएगा। सपोज कि ये इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, अप्लाई हो रहा है फोर्स, और इसी के हमारा जो है फोर्स इसी के पॉइंट्स की तरफ आ रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो इसी के टुवर्ड आ रहा है। तो इसे हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं, या पुश फोर्स कहते हैं, या पुशिंग फोर्स कहते हैं। तो ये हमारा पुशिंग फोर्स हो गया, जैसे कि दोनों तरफ इसी तरह से दिखाया गया। ये दोनों तरफ क्या है? हमारा पुशिंग फोर्स है। ओके, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों पुशिंग फोर्स है, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए आप लोग जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ ही है। Tensile and compressive forces are also called normal forces since they act normal such that perpendicular to the plane। तो टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल फोर्सेस कहते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, ये जो सरफेस होते हैं, ये जो प्लेन होती है उसके परपेंडिकुलर लगते हैं, यानी नॉर्मल लगते हैं। अब जो चीज़ नॉर्मल लग रही है उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। तो टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शियर फोर्स या शियर लोड, जिसको हम लोग टेंजेंशियल लोड भी कहते हैं। तो ए फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल और टेंजेंशियल टू द प्लेन अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड शियर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स और शियरिंग फोर्स। तो वह फोर्स जो किसी भी बॉडी पर या किसी भी बॉडी पर उसके प्लेन पर टेंजेंशियल लग रहा हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों तरफ, सपोज कीजिए। तो ये जो बीच इन दोनों का सरफेस है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इसका पैरेलली जो है यहाँ पर फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से ये क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये पीछे ये जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, ये पीछे की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये पैरेलल एक फोर्स यहाँ पर लगेगा। उसी फोर्स को, उसी लोड को हम लोग क्या कहते हैं? शियर लोड कहते हैं, और टेंजेंशियल लोड कहते हैं, और हमारा शेयरिंग फोर्स भी इसी को कहा जाता है, जो कि पैरेलल लगेगा या इसका टेंजेंशियल लगेगा, जैसे कि यहाँ पर लग रहा है।
ओके, तो ये हमारा शियर फोर्स हो गया या शियर टेंजेंशियल फोर्स हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें तीनों फोर्सेस यानी टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव और शियर फोर्सेस को दिखाया गया है। फिगर शोज नॉर्मल एंड शियर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ सिर्फ नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल का मतलब क्या है, यहाँ टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों का बात हो रहा है, नॉर्मल में दोनों आ सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेन दिया गया है जो कि वन डायमेंशन में है। तो प्लेन में क्या हो रहा है, पहला एक फोर्स लग रहा है जो कि कॉम्प्रेसिव है, जो कि पॉइंट क्या है यहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है, एप्लीकेशन के टूवर्ड लग रहा है ये फोर्स। तो P1 हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये P2 हमारा हो गया टेंसाइल फोर्स, और ये हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग ही एक फोर्स लग रहा है, और इधर भी एक्सिस के अलॉन्ग ही फोर्स लग रहा है। तो जो पैरेलल फोर्स लगता है, देखिए यही हमारा एक्सिस है और यही प्लेन है, इसके पैरेलल लग रहा है। तो पैरेलल फोर्स क्या होता है हमारा, शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो ये हमारा शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स है Q1 एंड Q2। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सियल लोडिंग कितने होते हैं। तो एक्सियल लोडिंग तीन तरह के होते हैं, एक होता है यूनी एक्सियल लोड, दूसरा होता है बाई एक्सियल लोड, और तीसरा होता है हमारे पास ट्राई एक्सियल लोड। तो यूनी एक्सियल लोड वह होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सिस पर लोड लगता है, यानी कि जितने भी लोड्स लग रहे हैं वो सभी एक ही एक्सिस में लग रहे होंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, वो जेड एक्सिस हो, कोई भी हो सकती है। तो वो यूनी एक्सियल कहलाता है। बाई एक्सियल में दो एक्सिस पर फोर्स लगता है, पूरा जो नंबर ऑफ फोर्सेज है वो सभी क्या हो रहे हैं, दो एक्सिस पर ही लग रहे हैं, तो उसे हम लोग बाई एक्सियल कहते हैं। और ट्राई एक्सियल में तीन एक्सिस पर लगती हैं, यानी कि एक एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में हमारे जो फोर्सेज लगती हैं उसे हम लोग ट्राई एक्सियल लोड कहते हैं, यानी तीन एक्सिस पर लग रही है। वो यहाँ पर दो एक्सिस पर लगती है, यानी दो डायमेंशन पर लग रही है। यहाँ पर एक ही सिर्फ एक्सिस पर जो है और सभी फोर्सेज लगती हैं, सभी फोर्सेज अप्लाई होती हैं, तो इसे हम लोग यूनी एक्सियल कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सियल लोडिंग और लोड्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ गाइस हम लोग इफेक्ट्स ऑफ लोड इन मेंबर देखते हैं, यानी कि हम लोग किसी मेंबर पर अगर लोड लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या इफेक्ट आएगा उस मेंबर में, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है टेंसाइल इफेक्ट, यानी कि उसमें अंदर पुलिंग इफेक्ट आएगा, पुलिंग डिफॉर्मेशन आएगा। उसके अंदर क्या होगा, इट में पुल द मेंबर ऑन विच इट एक्ट टू प्रोड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसके अंदर क्या होगा, जब हम लोग मेंबर पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो पुल होगा, यानी पुलिंग फोर्स इस पे लगाया जाएगा। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इस पुलिंग फोर्स के एक्ट होने की वजह से उस मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, एंड टेंसाइल स्ट्रेन हमारा प्रोड्यूस होगा। इन दिस केस ए मेंबर इज सेड टू बी अंडर टेंशन। तो जब किसी बॉडी पर, जब किसी मेंबर पर टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, अंडर टेंशन, यानी उसके उसके ऊपर जो है टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। और जो मेंबर्स टेंसाइल फोर्स के अंडर होते हैं, अंडर टेंशन होती है, उसे हम लोग टाई मेंबर कहते हैं। तो ये जो हमारा मेंबर है, चूंकि इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा टाई मेंबर कहलाएगा। तो ये जो हमारा है पुलिंग फोर्स और टाई मेंबर का आप लोग इमेज अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये दिया गया है, एक इमेज दिया गया है, जैसे कि ये हमारा पहला कोई ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और उसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, और ये कोई दो पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट। इस अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक पॉइंट था और ए, और एक पॉइंट था बी, और दोनों तरफ अगर पुलिंग फोर्स लगाया गया जब, तो वो थोड़ा सा खींच गया, यानी एक्सटेंड हो गया। देखिए यहाँ पे एक्सटेंड लिखा गया है, ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया और थोड़ा स्ट्रेच हो गया। तो एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग जहाँ पे बात आती है, वहाँ पर हम लोग समझते हैं कि वो टेंसाइल की बात हो रही है या पुलिंग फोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब थोड़ा पुलिंग फोर्स लगा तो इसकी वजह से एक्सटेंड हुआ, कितना एक्सटेंड हुआ, डेल्टा एल, यानी इसका ओरिजिनल लेंथ था उसमें डेल्टा एल और ऐड हो गया थोड़ा, और ये लंबा हो गया। और जो इसका ओरिजिनल ए बी पॉइंट यहाँ पर था वो थोड़ा खसक के इधर चला गया, क्योंकि क्या हो गया, ये एक्सटेंड हुआ है, थोड़ा स्ट्रेच हुआ है। तो इसी को हम लोग, चूंकि डायमेंशन यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, स्ट्रेच हुआ, तो इसको हम लोग पुलिंग या टेंसाइल फोर्स कहते हैं, या टेंसाइल इसमें डिफॉर्मेशन आती है, टेंसाइल स्ट्रेस इसी को कहा जाता है। या फिर इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्रेसिव, यानी कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन किस तरह से आती है। पुश जिसको हम लोग कहते हैं, तो इट में पुश द मेंबर ऑन विच इट एक्ट्स टू प्रोड्यूस द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जब कोई बॉडी पर, जब कोई मेंबर पर पुशिंग फोर्स लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे मेंबर पर पुशिंग फोर्स या कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इन दिस केस ए मेंबर इज सेड टू बी अंडर कॉम्प्रेशन। तो इस केस में जो मेंबर है उसको कहा जाता है कि वो अंडर कॉम्प्रेशन, यानी उस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगातार लग रहा है, उसके वो कॉम्प्रेशन के अंदर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई बॉडी कंप्रेशन के अंडर होता है तो रिमेंबर अंडर कंप्रेशन इज कॉल्ड अ कॉलम और स्ट्रट। जैसे कि आप लोग कॉलम को देखते होंगे, कॉलम के ऊपर क्या होता है, कॉलम जो हम लोग घर में लगा रहता है या काफी सारे बिल्डिंग्स में जो कॉलम लगा रहता है, उसके ऊपर कोई ना कोई लोड लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेशन के अंदर रहता है। तो इसी को हम लोग कॉलम कहते हैं और स्ट्रट कहते हैं। तो कॉलम और स्ट्रट का आप लोग भी इमेज आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रेसिव फोर्स। यहाँ पर भी एक इमेज दिया गया है, जहाँ पर पहले हमारा एक ओरिजिनल लेंथ का एक बार था या मेंबर था, जहाँ पर इसका पॉइंट ए बी कुछ इस तरह से था,
जब इसे पुशिंग फोर्स लगाया गया, यानी जब इसको कंप्रेस किया गया, दबाया गया दोनों तरफ से, तो क्या हुआ, ये इसका जो ए बी पॉइंट जहाँ दूर दूर था वो थोड़ा नज़दीक आ गया, और जो इसका ओरिजिनल लेंथ था उसमें थोड़ा डेल्टा एल और घट गया, यानी कि समझ लीजिए इतना लेंथ जो हमारा इसमें और कम गया, तो इसमें हम लोग निगेटिव और ये माइनस हो गया। तो चूंकि यहाँ पर हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस था उसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो जा रहा है डेल्टा एल, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, और जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होता है, वो निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका लंबाई है, जो इसका डायमेंशन है वो घटता है, रिड्यूस होता है, कॉम्प्रेस होता है। तो डायमेंशन जब रिड्यूस और कंप्रेस होता है तो उसको हम लोग पुशिंग फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स या इसकी वजह से जो होने वाले स्ट्रेस है उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या और जो स्ट्रेन इसकी वजह से जो उत्पन्न होती है उसको हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस, सॉरी, शियर एंड टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन कैसे होती है। तो इट में शियर द मेंबर ऑन विच इट एक्ट्स टू प्रोड्यूस द शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जब कोई बॉडी पर अगर हम लोगों को शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है तो उसमें हम लोग शियर फोर्स लगाते हैं, शियर लोड लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर शियर लोड लगा है। ये हमारा एक रिवेट से जुटा हुआ क्या है, दो मेंबर्स है, दो बार्स है, और ये रिवेट जुटा हुआ है जहाँ पर इसका पॉइंट एक्स एक्स है। ठीक है, ये हमारा पी फोर्स लग रहा है इधर और पी फोर्स लग रहा है इधर, और ये हमारा मेंबर ए है। ओके, ये हमारा मेंबर ए है और ये मेरा मेंबर बी है, और ये हमारा रिवेट जुटा हुआ है। तो जब हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये आगे जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या एक फोर्स इसमें यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग शियर या टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो जिसकी वजह से जो रिवेट है, रिवेट का आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर फोर्स एक लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, और इसका आधा जो रिवेट है वो इधर चला जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक रिवेट है जो कि अंडर शियर है, यहाँ पर शियर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक पैरेलल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इन दोनों, इस रिवेट के बीच में, इस दोनों मेंबर के बीच में। तो ये क्या है, हमारा शियर या टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग शियर स्ट्रेस कहेंगे, और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग शियर स्ट्रेन कहेंगे। इट में शियर द मेंबर ऑन विच इट एक्ट्स टू प्रोड्यूस द शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि पिन्स, रिवेट्स, बोल्ट्स, इन सभी को शियर मेंबर्स कहा जाता है, क्योंकि ये शियर, इन पर शियर फोर्स लगाया जाता है, शियर फोर्स लगता है इन पर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्या है। तो गाइस तीसरा हम लोगों ने शियर शियर और टेंजेंशियल के बारे में देखा। अब हम लोग ट्विस्टिंग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ट्विस्टिंग करते हैं किसी बॉडी पर। तो प्रोड्यूस टॉर्सनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो किसी भी, जब हम लोग किसी भी मेंबर में जब हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं उस बॉडी को। जैसे कि यहाँ पर एक ट्विस्टिंग हो रहा है। ट्विस्टिंग क्या होता है, एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से घुमाया जा रहा है, जैसे कि ये है ना, इसको हम लोग इस तरह से घुमा रहे हैं, यहाँ पर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग ट्विस्टिंग कहते हैं। तो ट्विस्टिंग की वजह से जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है उसको हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर एक्सिस लाइन है इसका, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि दो तरफ कपल बन रहा है तो ये कपल ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बनता है, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है दोनों तरफ के कपल की वजह से। उसको हम लोग फॉर्मूला से लिखते हैं कि टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डी, यानी कि वो जो डिस्टेंस है दोनों कपल के बीच। ठीक है, तो ये आप लोग आगे समझिएगा, जब टॉर्सन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, ट्विस्टिंग के बारे में। तो ये हमारा टॉर्सन का थोड़ा सा एक सिर्फ ये जानकारी था कि ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस तरह से भी एक फोर्स लगता है जो कि हमारा ट्विस्टिंग फोर्स होता है, और इसकी वजह से ट्विस्टिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंडिंग। प्रोड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ए बीम इज अ बेंडिंग मेंबर और फ्लेक्सुरल मेंबर। तो जैसा जिस बॉडी में बेंडिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग अगर कोई बीम है, जैसे कि कोई हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक बीम दिया गया है, तो इसके अंदर अगर बेंडिंग मेंबर, ये एक बेंडिंग मेंबर कहलाता है। अगर बीम जो है हमारा एक बेंडिंग मेंबर है, क्योंकि इसके अंदर बेंडिंग होता है, और इसको हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर कहते हैं। तो ऐसा बीम जिसके अंदर बेंडिंग एक्शन होता है उसको हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर कहते हैं। तो ये हमारा एक फ्लेक्सुरल मेंबर भी है। तो बेंडिंग क्या होता है, जब हम लोग किसी भी बॉडी को दो तरफ से दो तरफ से अलग अलग फोर्स लगाते हैं, और इसके बीच से भी एक फोर्स लगाते हैं। समझ के यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से बीच से फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर से क्या होता है, ये बैंड हो जाता है इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर एक पहला ओरिजिनल मेंबर यहाँ था ये वाला, और इसकी वजह से ये बैंड हो गया इतना, तो इसी को हम लोग बेंडिंग कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक बीम है जो कि अंडर फ्लेक्सर है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, बेंडिंग फोर्स लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या होता है, ये जो होता है ये डायरेक्ट क्या होता है, हमारा बीच से ब्रेक हो जाता है, यानी इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अब तक हम लोगों ने शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, टेंसाइल के बारे में पढ़ा, कॉम्प्रेसिव के बारे में पढ़ा, तो उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है, या तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, या तो वो कॉम्प्रेस हो रहा है, या तो वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, यानी शियर हो रहा है उसके अंदर बीच से, मतलब उसका पैरेलली एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसके वजह से पैरेलल डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई बेंडिंग या कोई भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है बीच से। यानी कि अगर इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे हैं,
और अगर सेम सेम अगर इसका लोड भी है या फिर अलग अलग लोड भी है तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ को हम लोग ब्रेक और कट कहते हैं, और इसी को हम लोग शियर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेकिंग हुआ। अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है, मैंने एक वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना रखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पर, जिसमें हम लोग जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, उन सभी का एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो उसको आप लोग अगर देखना है तो वो आप लोगों को आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। तो उस वीडियो को जरूर देख लें। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 4 भागों में क्लासिफाई किए हैं। पहला इलास्टिक मटेरियल। तो ये मटेरियल सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड व्हेन इट इज कंप्लीटली ऑन द रिमूवल ऑफ द लोड। तो ऐसा मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जब उसमें हम लोग डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी जब उसमें फोर्स लगाया गया और जब उसके फोर्स को हटा दिया गया, तो जो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आया वो अपने आप को पूरा वैनिश यानी कंप्लीटली जो है रीगेन कर ले, वैनिश कर ले, रिमूवल ऑफ द लोड, जब उस पर लोड हटा दिया गया तो उसको हम लोग इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। मान लीजिए कोई एक मटेरियल है जिस पर हम लोग फोर्स लगाए, उसकी वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब उस पर हम लोग फोर्स, जब उस जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ था जिसकी वजह से वो डिफॉर्मेशन उत्पन्न हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, उस लोड को हम लोग हटा दे रहे हैं, एक्सटर्नल लोड को हटा दे रहे हैं, तो उसके बाद वो अपने जो ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज जो उसका है, वो उसको कंप्लीटली वेनिश कर ले रहा है, रीगेन कर ले रहा है, उसी को हम लोग इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारा इलास्टिक मटेरियल हो गया। दूसरा है हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल। तो इफ ए मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन द रिमूवल ऑफ द लोड एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड। तो ऐसा मटेरियल जब हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से वो डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन जब उस पर हम लोग उसका जो बाहरी फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसको हटा दे रहे हैं, उस पर उससे जो फोर्स है, लोड है, उसको हटा दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, तो वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जा रहा था। ऐसी बॉडी को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल या इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिक, हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्ले है, लेड है, ये क्या है, हमारे प्लास्टिक मटेरियल्स हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा मटेरियल जो है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? इफ ए मटेरियल कैन अंडरगो अ कंसिडरेशन डिफॉर्मेशन रप्चर ऑन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, उसके अंदर टेंसाइल फोर्स आ रहा है, टेंसाइल डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो डक्टाइल मटेरियल है। यानी उसको हम लोग काफ़ी लंबे तारों में काफ़ी लंबे तारों के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई मटेरियल है, जैसे कि कोई एक हमारा रॉड है, उसको ऐसा मटेरियल का वो बना हुआ है जिसको हम लोग अगर उस पर फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स, उसकी वजह से वो इनटू वायर के रूप में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, वायर के रूप में ड्रॉन हो जा रहा है, उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो इसी को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। इट इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। ए डक्टाइल मटेरियल हैज़ अ लार्ज टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर लार्ज यानी काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी काफ़ी लंबा ये टेंसाइल फोर्स लगता है इसमें, यानी काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और ये काफ़ी लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसी को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, अप टू द पॉइंट ऑफ रप्चर, या जब तक ये रप्चर ना हो जाए, जब तक ये फेल ना हो जाए। ए डक्टाइल मटेरियल गिव्स प्रायर वार्निंग बिफोर इट्स फेलियर। तो जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है एक वार्निंग देता है, एक प्रायर वार्निंग देता है जब ये फ्रैक्चर होने वाला होता है। यानी कितने लंबे, जब हम लोग किसी वायर को, किसी चीज़ को हम लोग जब लंबे वायर के रूप में खींचते जाते हैं तो एक एक समय के बाद हम लोगों को पता लगने लग जाता है कि वो जो मटेरियल है, वो जो वायर है, या जिस मटेरियल को हम लोग पतले तार के रूप में खींच रहे हैं, जिसमें हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक समय के बाद जो है फेलियर होने वाला है उसमें। तो हम लोगों को ये पहले ही इसके बारे में वार्निंग मिल जाता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डक्टाइल मटेरियल का, जैसे कि स्टील, कॉपर, ईटीसी, ये सभी एग्जांपल है। ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं? चौथा हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है। तो इफ ए मटेरियल कैन नॉट अंडरगो एंड डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स एंड इट्स फेल्स बाय रप्चर, इट इज कॉल्ड अ ब्रिटल मटेरियल। तो जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए एक मटेरियल है और इस पर हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो टेंसाइल फोर्स, हमारे यहाँ टेंसाइल फोर्स के बारे में ही बात होता है डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल में। जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो डक्टाइल मटेरियल का ठीक अपोजिट होता है। तो इस पर हम लोग कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, और इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि ना तो इसका लंबाई बढ़ता है और ना इसमें कोई तरह का डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, डायरेक्ट फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है बेस से। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, यानी इसमें हम लोग डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, और ये बिना बिना किसी प्रायर वार्निंग के सीधे डिफॉर्म हो जाता है। यानी कि कुछ कुछ देर तक ये क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को झेल लेता है, यानी लेकिन स्ट्रेन नहीं होता, टेंसाइल स्ट्रेस को झेल लेता है, लेकिन जब इसके
जो उसका जो मैक्सिमम जो इसका टेंसाइल स्ट्रेस लगाने का जो इसका मैक्सिमम हमारा इसका क्षमता है, मैक्सिमम लोड है जो उस पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है बिना किसी प्रायर वार्निंग के। तो इसी को हम लोग ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। ब्रिटल मटेरियल फेल सडनली अपॉन अटेनिंग इट्स मैक्सिमम लोड। तो जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो डायरेक्ट या सडनली फेल हो जाता है जब इस पर उसके मैक्सिमम लोड से ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाता है। एंड हैज़ अ स्मॉल टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे कि डक्टाइल मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ये काफ़ी लंबे वायर के रूप में टेंसाइल हो सकता है, लेकिन ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ना के बराबर होता है या कहें कि बहुत कम होता है। इसका एग्जांपल ले अगर ब्रिटल मटेरियल के, तो जैसे कास्ट आयरन, कंक्रीट, ग्लास, स्टोन, ये सभी एग्जांपल हो सकते हैं हमारे ब्रिटल मटेरियल के। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है इंपॉर्टेंट वो सभी कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था उसका लेक्चर 1 देखा, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में देखा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है ये समझा। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, और उसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना, आप लोगों को कोई सजेशन देना है, तो आप लोग भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।